हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन मसूरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। अब हम विजन की जो PD365 सोशल इशूज़ को देखेंगे। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बट जो पॉइंट रहते हैं वहाँ से संभावना बनती है, उनको हम हाईलाइट करके देखा है, उन्हीं को हम डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा हमारा कोई अदर चीज़ भी ध्यान ज़्यादा नहीं रहेगा। कई एक्ट आए, एक्टों को लेकर कई बार सवाल आ जाते हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला एक एक्ट है पर मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भ चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021। देखो, ये एक्ट सबसे पहले 1971 में आया था, और 1971 का जो एक्ट आया था वो 1971 की सिचुएशन के आकार पर आया था। उस टाइम प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन करने के लिए अलग प्रोविजन थे, तो अब 2021 की सिचुएशन हो गई, अब बदल गई, इसलिए इसमें संशोधन किया गया है। तो ये एक्ट है 1971 का, जो गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम एक्ट था, उसका ये क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया है। और 1971 का जो एक्ट था, उसमें आप 20 सप्ताह का अगर कोई आपकी प्रेगनेंसी है तो उस 20 सप्ताह तक के आप मेडिकल के थ्रू समापित कर सकते हो। उसके अधिक अगर बड़ा हो जाने वाले, उससे ज़्यादा टाइम होने के बाद प्रेगनेंसी की समाप्ति इलीगल मानी जाती थी। अब उस 20 सप्ताह को बढ़ा करके 24 सप्ताह कर दिया गया है। और ये बोला है कि यदि कोई भ्रूण में, मान लें कोई भ्रूण है और भ्रूण बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या और माँ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, तो उसे 24 सप्ताह के बाद भी उस गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। परंतु इसके लिए एक स्टेट लेवल पर एक मेडिकल बोर्ड होगा, वो सर्टिफाइड करेगा कि हाँ, ज़रूरी है कि इसको समाप्त किया जाए, तभी इसको समाप्त किया जाएगा। तो इन दोनों ध्यान रखना, जब भी कोई एक्ट होता है उसमें संशोधन करना होता है, तो दोनों एक्टों को देखते हैं। पहले एक्ट, यदि गर्भ धारण के बाद मतलब गर्भ धारण हो गया और 12 सप्ताह का हो गया गर्भ धारण, तो यदि समाप्त करना है तो उसमें एक चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ती थी। अभी भी कोई ये प्रोविजन है, अभी भी एक चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ती है। यदि गर्भ धारण 12 से 20 सप्ताह का हो गया है तो उस टाइम 2 चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ती थी। अब बोला कि नहीं, 20 सप्ताह तक एक ही चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ेगी थी। दूसरा, अगर 20 से 24 सप्ताह है, उसके उपरांत अगर हमें समाप्ति करनी है तो पहले अनुमति नहीं थी 20 से 24 के बाद। अब बोला है कि हाँ, कर सकते हैं, लेकिन 2 चिकित्सक सलाह देंगे। तीसरा, 24 के बाद यदि हमें अगर मान लें कोई गर्भधारण हो गया 24 सप्ताह का हो गया और उसके बाद यदि उसको टर्मिनेट करना है, तो पहले कोई प्रोविजन नहीं था, पहले किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी। अब उन संशोधन करके बोला है कि हाँ, असमान स्थिति में उसको समाप्त किया सकता है, परंतु उसके लिए एक राज्य स्तरीय बोर्ड जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ में मेन फोकस यही है बस। दूसरा, गर्भ निरोधक विधि या उपकरण की विफलता के कारण, अगर मान लें कोई गर्भ निरोधक विधि की वजह से, मतलब कोई ने गर्भ निरोधक दवा खाई, उसके बावजूद भी वो प्रेग्नेंट हो गई, तो यदि उसको वो समापन करना है तो पहले केवल विवाहित महिलाओं के लिए था। अब ये अविवाहित महिला, विवाहित महिला दोनों के लिए इसकी परमिशन दे दी गई कि दोनों चिकित्सीय समापन करवा सकती है लीगल तरीके से। पहले चिकित्सा बोर्ड है, उसमें ये प्रोविजन था कि केवल पंजीकृत डॉक्टर ही उसमें शामिल होंगे। अब ये बोला गया कि सभी राज्यों के जो डॉक्टर हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। ये चीज़ इसमें मोन बोले, पहले उसमें बोला कि पहले अगर उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता था, वो केवल आर्थिक दंड था। अब आर्थिक के साथ साथ सजा भी दी जाएगी, तो दोनों प्रकार के दंड है वो दिए जाते हैं। ये दोनों का ये जो अंतर है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, कृपया करके इसको जरूर पढ़ लेना है, ज़्यादा कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसके स्टेटमेंट UPSC पूछ सकते हैं आपसे, ये डायरेक्ट ध्यान रखना। मुख्य रूप से ये फोकस जरूर ध्यान रखना कि मुख्य रूप से इसमें 24 सप्ताह तक का टर्मिनेशन का आपको लीगल राइट दिया गया है। 24 से अधिक सप्ताह वाले भ्रूण को भी आप टर्मिनेट कर सकते हो, बशर्ते आपको उसके लिए स्टेट लेवल का एक मेडिकल कोड है, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, सरोगेसी एक्ट 2021 का पारित किया जा चुका है। सरोगेसी आप जानते हैं कि सरोगेसी क्या होती है। देखो, एक क्या है, एक ये है कोई, एक ये है फादर, ये है मदर, ये दोनों क्या करते हैं कि मदर है, ये बच्चे माँ नहीं बन सकती क्योंकि इसके गर्भ में कोई इशू है, या हो सकता है कि ये गर्भ धारण नहीं कर सकती, इसके उस गर्भ में इशू है, तो ये दोनों, ये अपना शुक्राणु देगा, ये अपना अंडाणु देगा, इन दोनों को क्या किया जाएगा, मिक्सअप कराया जाएगा और इनका क्या बनाया जाएगा, जाइगोट। आप जानते हैं जाइगोट इनका मिश्रण होता है, और जाइगोट को किसी तीसरी महिला के क्या करते हैं, गर्भ में डाल दिया जाएगा, और तीसरी महिला क्या करेगी, मतलब एक दूसरी महिला के गर्भ में डाल दिया जाएगा, और दूसरी महिला उन बच्चे का गर्भ धारण करेगी, बच्चे को गर्भ धारण करेगी। गर्भ धारण करने के बाद जब बच्चा जन्म दे देगा तो वापस उस पिता को दे दिया जाएगा। ये है सरोगेसी। सरोगेसी का मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर कोई व्यक्ति माता पिता नहीं बन रहा, ऐसी स्थिति में उसको माँ का प्यार, मतलब बच्चे का प्यार मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति माँ बाप नहीं बन पा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए ये प्रोविज़न किया गया था, लेकिन ये था परोपकारी, प्रोफेशनल इसको नहीं बनाया गया था। लेकिन भारत ने 2002 में भी प्रोफेशनल को भी वैध बना दिया गया। तो प्रोफेशनल या कॉमर्शियल सरोगेसी भी वैध में है। रुपया लेकर के आप किसी की कोख का धारण कर सकती हो, तो उसे बोलते हैं सरोगेसी। तो उसी के लिए कानून बनाने की बात की गई। तो इसके लिए सबसे पहले सरोगेसी को डिफाइन किया गया है,
ध्यान रखना, इस एक्ट में सैरोगेसी को अच्छी तरीके से डिफाइन किया है और डिफाइन में ये बोला है कि सैरोगेसी पहला है जिसमें एक महिला इच्छुक रूप से किसी अन्य दंपति के लिए अपना गर्भधारण ग्रहण करती है। तो ये इसको डिफाइन किया गया है एक्ट में। दूसरा, इसको रेगुलेटिंग करने के लिए एक राष्ट्रीय सहायक प्रजनन तकनीकी और सैरोगेसी जो गठन है उसका बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड की अध्यक्षता खुद हेल्थ मिनिस्टर करते हैं। ये बोर्ड केंद्र सरकार को सैरोगेसी संबंधित नीतियों की सलाह देगा, विभिन्न प्रकार की जो कार्य है उनकी समीक्षा करेगा। इसके अलावा आचार संहिता है उसका निर्धारण भी करेगा और सैरोगेसी के लिए जो न्यूनतम बेसिक स्टैंडर्ड उसको डिसाइड करेगा। तो ध्यान रखना, इस बोर्ड का गठन की बात इस एक्ट के अंतर्गत बोली गई है। दूसरा, इसके अलावा बोला गया कि राज्य लेवल पर भी एक बोर्ड होना चाहिए, इसने बोला है। तीसरा, इसमें बोला है कि सैरोगेसी को विनियमन करने की बात बोली है। इसने देखो सैरोगेसी को, वाणिज्यिक सैरोगेसी को, ये कानून, इस कानून में ध्यान रखना वाणिज्यिक सैरोगेसी है, मतलब रुपये कमाने के लिए सैरोगेसी करने को प्रतिबंध लगाया गया है। इसने बोला केवल परोपकारी सैरोगेसी की ही अनुमति दी है और इसके लिए जिन जगह जो सैरोगेसी क्लिनिक्स है जो सैरोगेसी करवाए उनको रजिस्ट्रेशन किया गया। ध्यान रखना, वाणिज्यिक सैरोगेसी को रेस्ट्रिक्टेड किया गया है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जबकि अन्य राज्यों देशों में ऐसा नहीं है। इसके बोला सैरोगेट माता जो धारण करेगी, तो सैरोगेट माता के निर्धारण है कि वह विवाहित हो, जिसका स्वयं का एक बच्चा हो, जीवन काल में एक बार वो सैरोगेट हो, केवल एक बार, कोई महिलाएं केवल एक बार सैरोगेट हो सकती है, बार बार नहीं हो सकती। क्यों होता है? देखो, जैसे गरीब लेडीज़ होती है, उनके पास पैसे कम होती है, इधर अमीर लेडीज़ होती है, वो माँ बन सकती है परंतु बनना नहीं चाहती क्योंकि उसका हेल्थ बॉडी थोड़ी सी सही नहीं रहेगी। तो वो क्या है, इनको पैसा दे करके अपना बच्चा इनसे क्या करती है, सैरोगेट करवा लेती है। तो इसलिए इसको रोकने के लिए, इन महिलाओं का शोषण ना हो, इनको रोकने के लिए एक ही बार की अनुमति दी गई है। और कौन दंपति सैरोगेशन करने के लिए मुख्य रूप से बोल सकता है? जो दंपति जिसके बच्चे नहीं हो रहे 5 साल से, जो बांझ हो, जिनमें कोई इशू हो, जिनमें सैरोगेट बनने की वो मतलब योग्यता नहीं, सैरोगेट करने के लिए वो मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा उनके प्रसव में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में वही व्यक्ति क्या कर सकते हैं, सैरोगेट कर सकते हैं। दंपति उल्लंघन करने पर इतने दंड का उल्लंघन किया गया है, तो ये होगा सैरोगेट का मतलब। इसी बार असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इन्हीं को जो जितनी भी सैरोगेटी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं ये भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वह है कि रिप्रोडक्शन है वो गर्भ के स्थान पर बाहर किया जाए और उसके बाद उसको रिप्रोडक्ट, उसको क्या कहते हैं, उसको इनपुट किया जाए किसी महिला के घर में, तो उस तकनीक को बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, तो इसकी रेगुलेट ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसको मुख्य रूप से रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले एक एक्ट लाया गया है जिसमें सबसे पहले ERT को परिभाषित किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से बोला है कि ERT में वो सारी टेक्नोलॉजी शामिल होंगी जो मानव शरीर के बाहर, मैंने बोला नहीं, मानव शरीर के बाहर शुक्राणु और अंडाणु का मिला करके और एक जाइगोट का निर्माण करती है और उस जाइगोट को किसी गर्भ में निर्धारित करके बच्चे या संतान पैदा करती है, उसे बोलते हैं ART। और मैंने तुझे बताया, आपको बताया कि ART में गर्भ के बाहर चीज़ें प्रोसेस होती है, ठीक है। इसके अंतर्गत ERT के जो क्लिनिक्स हैं और ERT के जो बैंक हैं उनका नियमन किया जाएगा, उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। और दूसरा लिखित सहमति, यानी ERT में जब पूरी प्रक्रिया होगी तो उसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर होंगी उनकी लिखित सहमति बहुत ज़रूरी है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखें, उनकी लिखित सहमति इसमें बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें बोला गया कि प्रत्यारोपण पूर्व आनुवंशिक रोग निदान, इसके अंदर बोला गया कि अगर जब व्यक्ति में इस प्रकार की मतलब भ्रूण को इनपुट किया जाएगा तो उसका पूरा देखा जाएगा कोई इशू उससे होता है नहीं होगा। इसके अलावा लिंग चयन निषेध है, मतलब आप जब किसी जो रिप्रोडक्टिव करवाते हो उससे पता लगाओ पहले कि गर्भ लड़का बनेगा लड़की बनेगा, तो ये पूरी तरह निषिद्ध किया गया है, ठीक है। ERT के अंतर्गत जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को जैविक बच्चा माना जाएगा, उसको सारे अधिकार मिलेंगे, ये भी ठीक है। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को ये 8 से 10 साल तक की सज़ा भी मिलेगी। पहले बार अगर उल्लंघन करेगा तो 5 से 10 लाख रुपये देने पड़ेंगे। अगर वे व्यक्ति दोबारा उल्लंघन कर रहा है तो उसको 3 से 8 साल की सज़ा और 10 से 20 लाख रुपये तक का जुर्माना भी देना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ERT सरोगेसी बोर्ड बनाए गए हैं। जो अपराध होगा उसको संज्ञेय अपराध माना जाएगा, गंभीर अपराध माना जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा मुस्लिम महिला विवाह एक्ट 2019 में ही आ गया था। इसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक को जो रद्द किया गया था उसी के बारे में एक्ट बोलता है, ठीक है ना। तो इसको एक बार देख लेना कि मुस्लिम, इसमें यह है कि एक तो निकाह हलाला से महिलाओं को समाप्ति की गई है, 3 तलाक से भी समाप्ति की गई है। और अगर कोई कोई व्यक्ति तलाक भी देता है तो उसके बदले में उसका भत्ता भी वो व्यक्ति देगा। तो ये चीज़ें इसमें बोली गई हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया था, डोमेस्टिक वायलेंसेस, और हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट में ये बात आई है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट है, ये ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक डॉक्यूमेंट है, उसमें बोला है कोविड महामारी और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में उसने बात बोली है। इसने बोला है कि कोविड-19 के दौरान
जब घर में दुनिया लॉकडाउन हो गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो महिलाओं को हिंसा झेलनी पड़ी वो महिलाओं को झेलनी पड़ी। घर का काम करना, उन घर पर रह कर के पति और सास बहू के द्वारा टॉर्चर करना, है ना। तो इस प्रकार डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं का काफ़ी हुआ था और वो बड़ा भी था इस तरह। तो इसी के बारे में रिपोर्ट आई थी। तो एक तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट को जारी किसने किया था। तो यूएन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। दूसरी बात अगर इसमें आपको ध्यान रखना है तो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में ध्यान रखना है। तो डोमेस्टिक वायलेंस 2005 में लाया गया ये एक्ट था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के 3 बातों को मानता है। और ये एक कन्वेंशन हुई थी, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभावों का उन्मूलन करने वाली कन्वेंशन। इस कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेटेड, है ना, जो एलिमिनेटेड जो जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं अगेंस्ट वुमेन, उनको समाप्त करने के लिए ये कन्वेंशन हुई थी। इस कन्वेंशन में भारत ने इसको रेक्टिफाई किया, भारत ने इसमें साइन किया और इसी के आधार पर भारत ने 2005 का एक्ट लेके आया। 2005 में एक्ट में उसने घरेलू हिंसा को डिफाइन किया है कि घरेलू हिंसा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, लैंगिक रूप से हर तरीके की शोषण को घरेलू हिंसा माना जाएगा। घरेलू हिंसा व्यापक है। घरेलू हिंसा में घरेलू संबंध में विवाहित महिलाएं भी आती है, माताएं, पुत्रियां सब आएंगी, भाई बहन सब आएंगे उसमें। लिव इन रिलेशन वाले लोगों पर भी लागू होगा। अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, ऐसी स्थिति में लड़की का मतलब वॉयलेशन करता है तो भी उस पर ये कानून लागू होगा। कवरेज क्या है, इसमें सभी महिलाएं आएंगी, बहन, पत्नी, ग्वारा सब आएंगी, जो महिलाएं सब आएंगी, उनको सबको हकदार होगी इस एक्ट के अंदर। ठीक है। इसके अंतर्गत इस एक्ट, ये तो एक्ट बनाया गया 2005 में। उससे पहले भी हमारे आईपीसी की धारा 498A में भी ये बात बोली गई थी कि अगर कोई महिला किसी प्रकार से उसकी हिंसा होती है तो उसे क्या कर सकती है। वैवाहिक बलात्कार का मामला अलग चल रहा है, ये अभी छोड़ दो इसको। इसके अलावा आपने सुना होगा एक PNDT एक्ट आया था 1995 आया, बाद में 2002 में इसको संशोधन किया गया, 2003 में संशोधन किया गया था। ये क्या है कि प्रसव पूर्व जांच की जो एक्ट है उसको रोकता है। हाल फिलहाल में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक निजी अस्पताल में प्रसव पूर्व जांच की बात की गई है। जिसे प्रसव पूर्व की जांच करते हैं कि बच्चा है, बच्ची है, अगर लड़की है तो उसको वहीं गर्भ में मरवा जाता है, जिसे हम फीमेल फोर्टिसाइड भी बोलते हैं। तो उसको रोकने के लिए ये एक्ट 1994 में आया था। इसको और ज़्यादा कठोर बनाने के लिए 2002 में एक्ट में संशोधन भी किया गया था। बाकी इसकी शर्त वर्त है तो एक बार देख लेना। आप शर्त अगर देखना चाहो, एक बार नज़र से गुजरना चाहो तो गुजर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है नहीं वैसे, लेकिन थोड़ा हाईलाइटेड रहा है तो एक बार थोड़ा सा गुजर जाना। कृषि में महिलाकरण अगर बात करें तो यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि कृषि महिलाकरण कितना होगा, लेकिन आपको थोड़ा फैक्ट ज़रूर याद रखना है। पहली बात तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है कृषि या कृषि से जुड़े हुए कार्यों में महिला कामगारों की संख्या का बढ़ना। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होते हैं 2019 के, उसके आंकड़ों में बोला है कि महिलाओं है उनका कृषि में भागीदारी थोड़ी बढ़ी है। 71.1% जो टोटल महिला कामगार है उसमें 71% महिलाएं हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रही है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखिए। बाकी क्यों बढ़ रही है उसका बेसिक रीजन आपको पता ही होगा। परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन आर्मी, मतलब ऑब्वियसली पहले महिलाओं को शामिल करते थे तो उनको कुछ टेम्प्रेरी कार्यों के लिए शामिल करते थे। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद बोला गया कि इनको परमानेंट किया जाए ताकि इनको पेंशन संबंधी सुविधा इनका लाभ मिले। और यदि हाल फिलहाल में देखें तो आर्मी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। अगर हम आर्मी में देखें तो 0.656% है, सेना में देखें 1.08% है, और आर्मी में यानी नेवी में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं। तो ये थोड़ा सिक्वेंस भी आपसे पूछ सकते हैं किस में ज़्यादा है, तो पहले नंबर पर नेवी में, दूसरा में एयरफोर्स में और तीसरे में अपनी आर्मी में। तो ये 3 तरह से इनका चीज़ ध्यान रखना। बाल विवाह, हाल फिलहाल में ओडिशा सरकार ने एक योजना बनाई जिसका मुख्य उद्देश्य कि 2030 तक हम बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। ये ओडिशा सरकार की एक योजना है जिस पे वो काम कर रहा है। भारत सरकार ने बाल विवाह पर अपना एक एक्ट बना रखा है, 2006 का एक्ट। ये आपने देख ही रखा है कि 18 वर्ष से कम व्यक्ति कोई विवाह करता है तो उसे बाल विवाह के अंतर्गत निश्चित घोषित कर दिया जाएगा। इसमें एक प्रोविज़न ये है कि अगर कोई व्यक्ति का बाल विवाह हो गया, कोई बच्चे या बच्ची का, और जब वो 18 या 21 साल का होता है, लड़की 18 साल की, लड़का 21 साल का, और वो समझदार बनते तो उनको समझदार होते हैं, उनके बाद उनको लगता है कि हमारा जो बाल विवाह किया गया था उससे हम सहमत नहीं है, तो उस विवाह को तोड़ सकते हैं। वो विवाह बाल विवाह की श्रेणी में फिर गिना जाएगा। इसके बाद चाइल्ड अडॉप्शन की बात की जा रही है। तो हाल में संसद के द्वारा चाइल्ड अडॉप्शन और उसको देख रेख के लिए जो हमारा एक्ट है उसको लाया गया है। ये एक्ट मूल एक्ट 2015 का, उसके संशोधन करके एक्ट लाया गया है, क्योंकि आपको पता है कन्वेंशन हुई थी, हैग कन्वेंशन, और कुछ बीजिंग डिक्लेरेशन या बीजिंग रूल भी आए थे। हैग कन्वेंशन और बीजिंग डिक्लेरेशन दोनों का संबंध बच्चों के राइट से संबंधित था।
और बच्चों के राइट के साथ साथ उनकी अडॉप्शन प्रोसेस से भी संबंध था। तो ये डिक्लेरेशन का नाम आ जाए तो कभी गलत कर मत देना, इसको आराम से सही करना। 2015 के एक्ट के बारे में तो क्या है कि उसके एक्ट में तो बोला गया, लेकिन कुल मिला के ये है कि इसके बाद यही, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है सर। इस एक्ट में क्या किया गया और थोड़ा सा क्या चेंजेस किए गए उनको देख लेते हैं। तो देखो, पहले ये था कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 का जो एक्ट था उसमें ये था कि अगर कोई व्यक्ति अडॉप्शन लेता है तो अडॉप्शन के लिए न्यायालय ही आदेश जारी करेगा। लेकिन अब बोल दिया कि न्यायालय नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो भी इसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। ये पॉलिटी में पढ़ा है, ध्यान रखना, ये एक्ट है पॉलिटी में पढ़ा है, वहाँ भी आप इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो इसको यहीं स्किप कर देते हैं, छोड़ो। बस यहाँ ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखनी है, ये हैग कन्वेंशन ज़रूर ध्यान रखना कृपया करके। हैग कन्वेंशन किससे संबंधित है, और इसके अलावा बाल अधिकारों के लिए कन्वेंशन है, ये भी किससे संबंधित है, और बीजिंग डिक्लेरेशन की बात करें तो ये किससे संबंधित है, बीजिंग नियम। इसके अलावा इसमें कोई काम का नहीं है। ये केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, ये भारत की एक अथॉरिटी है जिसको 2006 के एक्ट के अंतर्गत मतलब इसको स्थापित किया गया था, इसलिए वैधानिक निकाय है और इसका मुख्य उद्देश्य था। सो 2015 के किस एक्ट है उसमें इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था, स्थापित उसको 2006 में किया गया, लेकिन 2015 के एक्ट के अंतर्गत इसको लीगल बॉडी बनाया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को, जो ये एजेंसी है, अनाथ बच्चे हैं, परिपक्व कुछ बच्चे नहीं हुए, उन बच्चों के दत्तक ग्रहण से संबंधित विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखरेख करती है। चाइल्ड लेबर की बात करें हम तो हाल ILO और यूनिसेफ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है बाल श्रम वैश्विक अनुमान 2020। तो इस रिपोर्ट को जरूर ध्यान रखना। और ये रिपोर्ट 12 जून को जो बाल श्रम निषेध एक्ट दिन बनाया जाता है उस दिन ये घोषित की गई थी। इसके अलावा मानव तस्करी के लिए एक एक्ट लाया गया है अभी, और मानव तस्करी की बात करें तो ये हमने कई योजनाएं उठाई, कई इसके अंतर्गत पहले से प्रोविजन उठाए गए। एक उज्ज्वला योजना आपने सुनी होगी, उज्ज्वला योजना व्यापक योजना 2007 में इसको आरंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लैंगिक कॉमर्शियल लैंगिक उत्पीड़न के लिए जो मानव तस्करी होती है उन लड़कियों को बचा कर लाया जाएगा, उनका पुनर्वास किया जाएगा, उनको देखरेख की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमने मानव तस्करी इकाइयाँ बनाई गई, हमने होम मिनिस्ट्री के अंदर कुछ यूनिट्स बनाई गई है, ये मानव तस्करी पर क्या करती है, निगाहें रखती है, मॉनिटरिंग करती है उसके लिए, ठीक है। और 270 जिलों में इसको लगाया गया है। इसके अलावा एंटी ट्रैफिकिंग सेल भी बनाई गई है 2006 में, ठीक है ना। 2012 में इनके लिए कानून लेके आए हैं। तो और भारत द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध जो कन्वेंशन है उसको रोकने के, उस पर हस्ताक्षर भी भारत के द्वारा किए गए हैं। इसके अलावा ये रिपोर्ट कौन जारी करता है ये ध्यान रखना, तो स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2021 है, इसको जारी किया है किसने, यूनिसेफ के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और इसमें ये बताया गया है इस रिपोर्ट में कि भारत में 15 से 24 वर्ष में जो उम्र के जो व्यक्ति है उसमें 14% व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उसका मुख्य कारण है कि उनको ऐसे कार्य करवाए जाते हैं जहाँ वो व्यक्ति खाली नहीं करना चाहते। तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया, यूनिसेफ के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, तो ये ध्यान रखने आपको। इसके अलावा दिव्यांग जनों को लेकर के हाल में कुछ बात आई है। तो हाल में सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारी मंत्रालय के द्वारा 6 माह के लिए एक सामुदायिक आधारित, या हम कह सकते हैं कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट नामक एक कार्यक्रम जारी किया है। किसने जारी किया है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। किसके लिए जारी किया गया है, दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए जारी किया गया है। अब दिव्यांगजनों के लिए इसमें क्या हो गया, इसमें क्या किया जाएगा, सामुदायिक यानी सरकारी नहीं बल्कि कम्युनिटी ही भी, और कम्युनिटी में चाहे वो आंगनवाड़ी भी हो, चाहे वो NGO भी हो, ये मिलकर के ज़मीनी स्तर पर भूमिका निभाएंगी दोबारा से रिहेबिलिटेशन करवाने के लिए। किसके लिए, जिसके लिए जो हमारे दिव्यांगजन हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं, PWD वाले वो लोग हैं उनके लिए। और इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो ये कार्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद और मेलबर्न यूनिवर्सिटी के द्वारा इस कार्यक्रम का पूरा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। अगर हम दिव्यांगजन की बात करें तो भारत में पहले दिव्यांगजन की 7 श्रेणियाँ थी। 2016 का लिए एक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आया था जिसमें इनकी श्रेणियों को बढ़ा करके 21 कर दिया। इसके अलावा 2016 के इस एक्ट के अंतर्गत इनको रिजर्वेशन में प्रोत्साहन दिया गया था, और इसके अलावा इनका जो रिजर्वेशन है वो 3% था, उसको बढ़ा करके 4% कर दिया गया। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, इसके लिए इनके लिए कार्यक्रम चलाया गया है। सुगम भारत अभियान का मतलब यह है
कि जितने भी भारत की सरकारी प्राइवेट ऑफिस, जितनी भी ऑफिस होंगी, जितने भी स्थल होंगे, उनको दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाना है। आंतरिक प्रवास की जो ज़्यादा बात है नहीं, इतना ये तो कोई काम का है नहीं, बस ये है कि लगातार आंतरिक प्रवास है वो बढ़ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना, लगातार बढ़ रहा है। इनके लिए कई कार्यक्रम किए, खास सुरक्षा के लिए हमने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड है, वो हमको पता है कि यहाँ पर आधार कार्ड के माध्यम से कोई व्यक्ति यूपी का है तो बिहार में जाकर के या दक्षिण भारत में जाकर के भी अपना पीडीएस के माध्यम से अपनी चीज़ें ले सकते हैं। पेंशन, श्रमयोगी मानधन पेंशन है, जिसमें ये असंगठित मजदूर है एक टाइम तक के लिए कुछ पैसा डिपोजिट करवाएंगे और बाद जब 60 साल से अधिक के हो जाएंगे तो उसमें से पैसा निकलवा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए इनके लिए आयुष्मान भारत योजना चली रही है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें, तो इसके अलावा एक थोड़ा सा काम ये, उसके अलावा थोड़ा सा ये कि एक चीज़ और थोड़ी सी, वृद्धजनों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक, क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डर, तो इनके लिए हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक को इंस्टीट्यूशन फॉर कंपटीशन के द्वारा बनाया गया था। इंस्टीट्यूशन फॉर कंपटीशन है, उसने प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके रिक्वेस्ट कर, उसके रिकमेंडेशन पर इंस्टीट्यूट फॉर कंपटीशन के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया और जिसमें जो हमारे एल्डरली या सीनियर सिटीजन हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरीके से है, इसमें इंडेक्स जारी किया जाएगा और अलग अलग राज्यों के बारे में अलग अलग स्थिति इसमें ली गई है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 श्रेणियाँ रखी गई है, 4 स्तंभ में कि उनकी फाइनेंशियल वेलफेयर उनके लिए कैसे हैं, सोशल वेलफेयर कैसे हैं, उनकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या उनको आय के लिए कोई चीज़ है या नहीं है। तो इसके लिए ये क्या है कि इंडेक्स बताएगा कि कौन सा राज्य किस तरह का काम कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना, राज्यों को 2 भागों में बांट दिया। एक तो वो राज्य जहाँ पर जनसंख्या 5 मिलियन से अधिक वृद्धजन है और एक वो राज्य जहाँ पर 5 मिलियन से कम वृद्धजन है, ठीक है ना। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य और शेष राज्य, इनको इसके आधार पर भी इसमें डिवाइडेशन किया गया है, उसके आधार पर रैंक दी गई है। राजस्थान और हिमाचल वृद्ध और अपेक्षाकृत आवृत्ति करने वाले सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं राजस्थान हिमाचल ने। चंडीगढ़ मिजोरम मुख्य रूप से यूनियन टेरिटरी और नॉर्थ ईस्ट में अच्छे अंक प्राप्त किए, तो इन्होंने मुख्य रूप से वृद्धजनों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इस आपको पता है कि प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइज़र कमेटी है, ये इकोनॉमिक एडवाइज़र कमेटी के बारे में अगर देखोगे तो इकोनॉमिक एडवाइज़र कमेटी मुख्य रूप से प्रधानमंत्री को इकोनॉमिक मुद्दों से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की चीज़ों की क्या देते हैं, रिकमेंडेशन देती है। ये इतनी योजनाएं चलाई गई है, इनको एक बार आप थोड़ा सा अगर निकल जाए नज़र से तो याद रख लेना, ठीक है ना। इसके अलावा ये भी कोई खास काम की है नहीं, ठीक है ना। भारत ने ILO की 179वें कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर सके और ILO का 179वां कन्वेंशन डोमेस्टिक लेबर से रिलेटेड है, लेकिन इस पर पुष्टि अभी तक भारत ने नहीं की। ट्रांसजेंडर के लिए भारत ने 2016 का एक्ट भी लेके आए हैं, तो ट्रांसजेंडर के लिए एक्ट है 2016 का एक्ट है, जैसे 2019 का एक्ट है। 2019 का एक्ट जरूर देखते हैं, इसको थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांसजेंडर को अभी तक कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दी जाती थी, इनको कोई अधिकार भी नहीं मिलता था, इनको समाज द्वारा बहिष्कृत तरीके से देखा जाता था। इसके लिए ध्यान रखना। फिर इसके लिए क्या हुआ था कि हालांकि हमारे संविधान में इनके लिए प्रोविज़न तो थे 14, 15, 16, 19 और 21, परंतु इनको इनकी अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। इसके लिए सबसे पहले नालसा एक्ट वर्सेज भारत संघवाद आया और उसमें ट्रांसजेंडरों को सबसे पहले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अधिकारों की बात हो रही और नवजोत सिंह जोहर बाद में जो 377 जो धाराएँ थी उसको समाप्त कर दिया गया था। जो समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध मानती थी उसको समाप्त कर दिया गया और नालसा एक्ट के अंतर्गत इनको अलग से आइडेंटिफिकेशन दी गई थी और सरकार से बोला नालसा एक्ट के अंतर्गत सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो आपको एक कानून बनाना होगा और इनके ट्रांसजेंडर हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। इसके बाद 2019 में हम ट्रांसजेंडर एक्ट लेके आए। इसमें सबसे पहले इनके विरोधों को, ट्रांसजेंडर के विरुद्ध होने वाले विरोध, चाहे रोजगार में, चाहे शिक्षा में, आवास में, स्वास्थ्य में, सारे भेदभाव को समाप्त करने की बात बोली गई कि इनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं होगा। इसके अलावा ये बोला गया कि ये ट्रांसजेंडर अपने लिंग की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सर्टिफिकेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाएगा। इनके लिए एक शिकायत निवारण तंत्र है, उसकी व्यवस्था की गई और शिकायत निवारण तंत्र में ये बोला गया कि एक व्यक्ति की शिकायत अधिकारी के रूप में निवारित हर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित होगा, उसमें एक शिकायत अधिकारी भी होगा जो शिकायत निवारण अधिकार के रूप में काम करेगा और अगर कोई संस्थान नहीं बनाए तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इनको आवास का अधिकार दिया गया, शिक्षण संस्थानों के दायित्व दिया गया कि इनको जितनी भी सरकारी शिक्षण संस्थान है उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया कि इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद भी बनाई गई थी और इस राष्ट्रीय परिषद को सारी जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो ट्रांसजेंडरों के लिए अधिकारों के लिए काम करें। ये मेला डोलम वाली प्रथा है जिसे मैनुअल स्किन से बोलते हैं, ये तो एक अलग बात होगी। इंडिजिनियस पीपल,
हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है किसने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में उसने इंडिजीनियस पीपलों के बारे में बोला है। तो इसमें क्या किया गया है कि कृषि और खाद्य संगठन है, मुख्य रूप से जो खाद्य एवं कृषि संगठन, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें बोला गया कि इंडिजिनियस, पहली बात तो आपको पता है इंडिजिनियस वो लोग होते हैं जो सामूहिक पैतृक रूप से उन भूमि और प्राकृतिक संसाधनों को जोड़ते हैं जहाँ उनका आवास और अधिकार था और या वो वहाँ से व्यवस्थापित कर दे गए। तो मुख्य रूप से एकदम उसी एरिया के उनकी सारी पीढ़ियाँ उनकी वहीं रही हो, उसी को इंडिजिनियस संतति बोलते हैं। और इनके अधिकारों के लिए यूनाइटेड नेशन का एक देश लोगों के अधिकारों के लिए कन्वेंशन भी हुई थी, जहाँ पर इनकी खाद्य प्रणालियों को संरक्षण करके इनकी जो खाद्य प्रणाली है उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइडेंटिफिकेशन दिए जाने की बात हुई थी। और भारत में लगभग जो PBTG जो समूह है, जिनको लगभग 705 समूह हैं, वो सारे इंडिजीनियस पीपल्स हैं। और इनकी पहचान मैंने बताया था कि ये ऐसे है जो एक तो पूर्व कृषि स्तर पर काम करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसी कृषि पहले करते थे हम 2000 साल पहले वैसे तरीके में काम करते हैं। साक्षरता बिल्कुल लो है, आर्थिक पिछड़ापन है और घटिया है, और एक जनसंख्या स्तर है घटती जा रही है। तो इनको मुख्य रूप से भारत में PBTG का दर्जा दिया गया है। भारत में टोटल ट्राइबल तो 705 है, बट 75 ट्राइबल है, वो उसमें एक भजी PBTG के अंतर्गत आती है। इस रिपोर्ट का 30वां संस्करण जारी किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस प्रकार से बदलती हुई जलवायु परिवर्तन इनके लिए चेंजेज हो रही है, वो चीज़ें बताई गई हैं। अब ये कहाँ पर है ये आपको ध्यान रखना, खासी, ठीक है ना, मेघालय में, भेड़िया अनवाल उत्तराखंड में है। और ये ट्राइबल ध्यान रखना कहाँ पर है, सोलोमन आइलैंड पर है, ये मेलनसियन लेस खासी पीपल इंडिया में हो गए, भाटी अनवाल ये भारत में हो गए, ठीक है ना। इसके बाद कैमरून बाका पीपल हो गए कैमरून में, माली में हो गई ये कील तमक्यू पीपल। तो थोड़ा सा ध्यान रखना एक दो कि ये इंडिजीनियस पीपल है। रिपोर्ट इसके संबंध में जारी की गई है, वो किसके द्वारा की गई है, ये मुख्य रूप से फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है। तो इतना सही है। अभी इसमें एक वीडियो और बनेगी 15-20 मिनट की, इसको खत्म कर देंगे। सोशल ज़्यादा है नहीं है, बस ये पॉइंट जो आपको बताएगा उन्हीं को आपको याद रखना है, अदर नहीं। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।